चैनल फिजिक्स नॉलेज शॉर्ट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक डायलैक्ट्रिक्स, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जब डायलैक्ट्रिक्स को रखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में तो क्या असर पड़ता है, और अब इसी डायलैक्ट्रिक स्लैब की जगह यदि हम कंडक्टिंग स्लैब यूज़ करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है इसकी कैपेसिटेंस के ऊपर। और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि डायलैक्ट्रिक्स के टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डायलैक्ट्रिक। डायलैक्ट्रिक तो इसका जिक्र मैंने हल्का सा पहले ज़रूर बता दिया होगा था कि जहाँ शायद मैंने आपको बताया था डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, कुछ ऐसा मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया था। तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। व्हाट इज डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू के, क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम, ये मैंने आपको बताया था। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, ये मैंने आपको बताया था डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ही होता है। ओके, अब यहाँ आपको ये समझना व्हाट इज बीन बाय हियर, डायलैक्ट्रिक्स क्या होता है। ओके, तो मैं आपको कुछ सब्सटेंसेस के टाइप बताता हूँ। तो उन टाइप्स में मैंने आपको बताया था, एक वीडियो मैंने बना के रखा है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का, तो वो आप देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ओके, तो यहाँ जो बात करते हैं हम इंसुलेटर के अंदर हम यहाँ थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं, तो यहाँ हमें एक इंसुलेटर का एक और टाइप देखने को मिलता है। टाइप तो नहीं कह सकते हैं, इंसुलेटर ही एक डायलैक्ट्रिक होता है, जिसके अंदर एक खास बात ये होती है कि इंसुलेटर के अंदर क्या होता है कि इंसुलेटर के अंदर जब आप देखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हो तो वो कोई कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आई मीन पोलराइज नहीं हो पाता है। लेकिन इन केस ऑफ डायलैक्ट्रिक्स आर आल्सो इंसुलेटर्स, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में रखते हैं, तो इनके अंदर जो आयंस हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, वो सरफेस के ऊपर एक्युमुलेट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ डायलैक्ट्रिक्स स्पेशली ऐसे टाइप के सब्सटेंस हैं जो पोलराइज हो सकते हैं। ठीक है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम यहाँ डायलैक्ट्रिक्स क्या लिखेंगे, व्हाट इज डायलैक्ट्रिक, डायलैक्ट्रिक आप बताओगे दीज आर द, आप बताओगे दीज आर द, ये ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं, दीज आर द इंसुलेटर्स, ये कैसे इंसुलेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, विच पोलराइज, जो पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, पोलराइज हो जाते हैं, पोलराइज इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, या एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, तो इसकी वजह से ये पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज से मतलब यहाँ क्या है कि उनकी पोलैरिटी बन जाती है। बड़े में पोलैरिटी, भाई यहाँ मैंने आपको डायपोल बताया था, 2 पोल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पोलराइज हो जाते हैं। इससे मतलब यहाँ ये है कि वो जो आप रखते हो, स्लैब रखते हो, डायलैक्ट्रिक स्लैब रखते हो, डायलैक्ट्रिक रखते हो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो जो उनके जो अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव जो पहले कहीं कंबाइंड थे वो पोलराइज हो जाते हैं, वो उनके अपने एक स्पेसिफिक पोल्स बना लेते हैं, पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ। तो उस समय एक पोल बनेगा। पोल कब बनेगा, जब तक इकट्ठे हैं तब तो हम पोल नहीं कह सकते, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ है, नजदीक है, तो हम नहीं कह सकते कि भाई इसका कोई स्पेसिफिक पोल है। जब पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ, तो हम यहाँ क्या कह देते हैं कि भाई ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया। ओके, तो अब हम यहाँ ये सीखते हैं डायलैक्ट्रिक्स भी यहाँ 2 टाइप्स के होते हैं, और वो एक होता है पोलर डायलैक्ट्रिक्स, एक होता है नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स। तो अब हम इसकी कंपैरिजन देखते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, पोलर जिसका कोई स्पेसिफिक पोल हो, नॉन पोलर जिसका कोई स्पेसिफिक पोल्स ना हो। सीधी सी बात यहाँ ये समझने के लिए, और मैंने आपको पोलर नॉन पोलर डायपोल पढ़ाया था, यदि वो आपको समझ में आया तो ये बिल्कुल उसी का ही, बस वो डायपोल था, वहाँ मैंने सेम वही बात बताई थी। ठीक है, जो अब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो पोलर क्या होते हैं, पोलर डायलैक्ट्रिक्स क्या होते हैं, आप ये बताओगे, एग्जाम्पल के साथ बताऊं। पोलर डायलैक्ट्रिक्स से होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं, कि इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव अलग अलग है, इसका सेंट्रोमास और इसका सेंट्रोमास आर नॉट कोइंसाइडिंग एट सेम प्लेस। और दूसरा, यदि मैं एग्जाम्पल के साथ में इसमें बताऊं, नॉन पोलर का बताऊं, तो नॉन पोलर में क्या होता है, लाइक दिस, आप इसका शेप बिल्कुल राउंड बना दो और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ रख दो।
तो ये कैसा हो गया है, नॉन पोलर। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, इसके असर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। एक तो पॉजिटिव नेगेटिव उसका कोई स्पेसिफिक पोल नहीं रहेगा, ठीक है, नॉन पोलर। ओके, दीज आर द नॉन पोलर। और ये क्या बोलोगे, पोलर। इसके अंदर इसका साइज थोड़ा सा फ्लैटेंड कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आर सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस, तो आप इसे क्या नाम दे दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव आर सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस। तो आप क्या बताओगे भाई, ये क्या है, पोल साइंस के पोलर मॉलिक्यूल, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, अरे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो मैं यहाँ आपको कुछ ही समय में ये सारा आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर्स। तो आप बताओगे इसके अंदर पहला पॉइंट, ठीक है, क्या बताओगे, Cm, व्हाट इज Cm, सेंटर मास ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव नॉट कोइंसाइड। यही चीज आप इसको समझना है, नॉट कोइंसाइड। ओके, और ये वाला केस क्या हो जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, ये वाला केस बताओ, ये वाला केस क्या हो जाएगा इसके, इसके अंदर नॉन पोलर में क्या हो जाएगा, ये तो क्या है, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या बताओगे, Cm, what is Cm, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर ऑफ मास क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल, ये देखो, और ये थोड़े से सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस, तो इनके अंदर ये एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे, तो भाई इनका पोल है, पोलर डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ओके, अब इसके अंदर और चीजें क्या क्या निकाल सकते हो, मैंने आपको उस समय बताया था, डायपोल के अंदर भी बताया था, बिपोलर नॉन पोलर डायपोल के अंदर भी, इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा तो इसका मतलब ये अपना कोई न कोई डायपोल मूवमेंट प्रोसेस करेगा। व्हाट इज मीनिंग बाय डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट क्या बताता है, q * 2l डिस्टेंस है, भाई चार्ज कोई 1 * 2l डिस्टेंस है, तो इसका अपना कोई ना कोई क्या होगा, एक अपना क्या होगा इसका, भाई बताओ भाई, व्हाट विल प्रोसेस, ये क्या प्रोसेस करेगा, अपना एक डायपोल मूवमेंट। तो आप बताओगे इट विल हैव, ये अपना क्या रखेगा, इट विल हैव, ये अपना क्या रखेगा भाई, डायपोल मोमेंट, ये अपना डायपोल मोमेंट रखेगा, ये अपना डायपोल मोमेंट रखेगा। ओके, और यहाँ देखो सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड, यही जो कोइंसाइड कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बीच डिस्टेंस क्या होगी दोनों के बीच में, भाई एक दूसरे पे पॉजिटिव एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 0। डिस्टेंस 0 होगा तो आप क्या बताओगे, इसका जो डायपोल मोमेंट है, ठीक है, ये नहीं बताओगे, नॉट एनी, इसका कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा। ओके, ये बात बता दो इसके अंदर। ओके, यहां हमें ये बता दिया, ये बता दिया। अब इसके अंदर क्या बताओगे कि पोलर जो डायपोल होते हैं वो कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं और ये कैसे होते हैं। पोलर के केस के अंदर आप बताओगे ये कैसे होते हैं, इस केस के अंदर, ठीक है, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है कि इनके जो ओरिएंटेशन है वो एक स्पेसिफिक होती है, और एसिमेट्रिक का मतलब होता है उनकी ओरिएंटेशन, भाई कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर, उनकी ओरिएंटेशन क्या नहीं होती है, स्पेसिफिक नहीं होती। एसिमेट्रिक का मतलब, तो जब देखें हम बात करें इन केस ऑफ पोलर के अंदर, ओके, इन केस ऑफ पोलर एंड इन केस ऑफ नॉन पोलर, तो इन केस ऑफ नॉन पोलर आप बताओगे नॉन पोलर के अंदर कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होता है, नॉन पोलर के अंदर क्या होता है, सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक होता है, और ये क्या होता है, एसिमेट्रिक। ओके, तो ये बात आप देखोगे इसके अंदर। अब इसके अंदर जो मेन पार्ट आपको बताना है वो ये बताओगे कि ये जैसे कुछ ऐसे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं की है, तो इनके जो स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, कौन सी, पोलर, पोलर के अंदर क्या होते हैं, ये कुछ इनकी जो ये है ना, ये कुछ ऐसे रखे होते हैं, ये जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, फ्लैट एंड होंगे, आप ये ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, वैसे ऐसे रैंडमली कोई कहीं, ठीक है, ऐसे नहीं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं, कोई कहीं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, सो ये कुछ ऐसे ओरिएंटेड होते हैं। और इसकी बात करें तो आप इसके अंदर तो आप बता सकते हो कि इसमें ये जो सेव करोगे बिल्कुल ऐसी सेव करोगे, लाइक दिस। ओके, इसमें आप सेव करोगे बिल्कुल ऐसी करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कोइंसाइड हो रहे हैं, तो आप बता सकते हो इनका कोई क्या नहीं होगा, नेट डायपोल मोमेंट नहीं होगा। ओके, देखा जाए तो अलग अलग मॉलिक्यूल का तो डायपोल मोमेंट होगा,
पॉजिटिव नेगेटिव, इसका डायपोल मोमेंट होगा, इसका डायपोल मोमेंट होगा, इसका भी अपने हर का अपना अपना एक डायपोल मोमेंट होगा। लेकिन जब आप नेट डायपोल मोमेंट देखोगे तो हो सकता है इसमें कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, तो नेट डायपोल मोमेंट देखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखा जाए तो नेट बोला है मैंने, ठीक है। मॉलिक्यूल का अलग अलग मॉलिक्यूल की बात करें तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव इस मॉलिक्यूल का अपना एक डाइलेक्ट्रिक, इस डाइलेक्ट्रिक का अपना क्या है, एक डायपोल मोमेंट है। लेकिन जब नेट की बात करें तो पी नेट यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो 0। तो इसका भी पी नेट यहाँ क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। मॉलिक्यूल की बात अलग ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, पी नेट मतलब टोटल। लेकिन जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं लाइक पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जब आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या हो गया इसके अंदर, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं इसके अंदर ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो ये कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात ये है इसके अंदर कि आपने ये जो बनाया ये तो रैंडमली ओरिएंटेड बना लिया, ठीक है। मैं इसको इसके नीचे बनाता हूँ, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और मैं इसको समझाने के लिए कोई गिनती के ये मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ और थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ तो आपको सही से दिखे। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, बड़े बड़े ऐसे हो गए और ये 2 हो गए, ठीक है, ऐसे। अब हम इसमें देखते हैं इधर पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिलहाल इधर नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग हैं, रैंडमली ओरिएंटेड लाइक दिस, नेगेटिव पॉजिटिव और ये कोई पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन जैसे ही आप इसके आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज नेगेटिव, बाय आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये क्या हो जाएंगे, ये वाला पॉजिटिव रिपेल उस तरफ और ये नेगेटिव वाला अट्रैक्ट टुवर्ड दिस, तो ये वाला बदल के क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ये वाला इसी तरफ खिंचा रहेगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव इस तरफ खिंचा रहेगा। इसका जो नेगेटिव है ये किस तरफ आएगा, इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, ये क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव विल रिपेल पर इसकी वजह से अट्रैक्ट हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उस मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव, उन मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव सारे के सारे इस तरफ, इन मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव सारे इस तरफ। तो इसकी वजह से इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से शुरुआत में जो पी नेट यहाँ क्या था, 0, और इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पी नेट 0 नहीं होगा, कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होगा। इज इट क्लियर टू यू नॉट, ओके। अब इसकी बात करते हैं हम, इसमें भी वही गिनती के कुछ ले लेते हैं। सपोज दिस इज पी नेट, इसमें भी पी नेट 0 है। और अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वही कुछ गिनती के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, 4 या 3 मॉलिक्यूल्स, सपोज ऐसे 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 ऐसे, और इधर क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या होगा, इनकी जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं, इसी क्या करेगा, ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो पॉजिटिव है इट विल ऐसे हो जाएगा। तो जो बिल्कुल राउंड शेप था वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, फ्लैट एंड हो जाता है, क्योंकि खींचता है तो फ्लैट एंड हो जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर इसका नेगेटिव। यही जो बिल्कुल राउंड था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा फ्लैट एंड हो जाएगा। लेकिन इस फ्लैट एंड के अंदर भी आप क्या बात ध्यान रखोगे कि इस तरफ नेगेटिव, किस तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसके इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसमें भी क्या बताओगे, इसके अंदर इसका ये पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसके अंदर क्या बताओगे, इसके अंदर बताओ भाई, इसके अंदर इसका इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो बिल्कुल राउंड था वो थोड़ा सा क्या हो गया, फ्लैट एंड हो गया। एंड जब फ्लैट एंड हो गया तो इसका अपना कोई ना कोई एक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। डायपोल मोमेंट, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला कौन सा केस है, ई की अब्सेंस में। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, अब्सेंस में। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अब्सेंस। तो फिलहाल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में तो दोनों का पी नेट क्या है, 0। ये तो 0 वैसे हो जाएगा, इंडिविजुअल भी 0 है, इसमें इंडिविजुअल का 0 नहीं था। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप नहीं कर रहे थे, कोइंसाइड नहीं कर रहे थे, तो इसका तो अपना इंडिविजुअल होता है। लेकिन नेट की बात करें तो इसमें यही था, कोई इधर है, 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 कोई इधर है। तो इस हिसाब से आप बता सकते हो कि ये कैसे हैं, क्या बताओगे, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब्सेंस हो। इसीलिए ये क्या हो जाता है, बताओ भाई, ये क्या हो जाता है, एसिमेट्रिक। भाई ओरिएंटेशन इसकी कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसकी ओरिएंटेशन क्या है, स्पेसिफिक हो जाती है। तो इसलिए इसे क्या नाम दे देते हैं, सिमेट्रिक, एंड दिस इज एसिमेट्रिक। ई की अब्सेंस में पी नेट 0, इसमें पी नेट 0, इसमें तो इंडिविजुअल का भी 0, इसमें इंडिविजुअल का होता है लेकिन नॉट नेट क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, नेट 0। अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये अलाइन हो जाते हैं इन
इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ये भी क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आप बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पी नेट यहाँ जीरो नहीं होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की अप्लाई करने से इसकी कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। इज इट क्लियर टू यू नॉट? ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर डायरेक्ट्रिक समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर इसके बाद है टॉपिक इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, तो इसके अंदर आप ये समझोगे कि अभी हम पोलराइज की बात कर रहे थे, इंड्यूस की बात कर रहे थे कि जब हम डायरेक्ट्रिक स्लैब को किसके बीच में रखते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो पोलराइज हो जाता है ये बात बताई थी। अब यहाँ कितने डिग्री तक पोलराइज होता है इसे हम क्या बोलेंगे, इसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो आप बताओगे एक ऐसी क्वांटिटी है, ठीक है, इट इज ए क्वांटिटी जो क्या बताता है आपको, इट डिटरमाइन, जो क्या बताता है, इट डिटरमाइन द डिग्री, ठीक है, या एक्सटेंट अप टू विच ए डायरेक्ट्रिक गेट्स पोलराइज, ये उस तक पोलराइज होता है, हम इसे क्या बोलते हैं, इसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। और ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, कब होता है पोलराइज, इन एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रखने पर क्या हो जाता है, पोलराइज होता है, और जितने डिग्री तक पोलराइज होता है हम इसे क्या बोलते हैं, इसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। और इसका सिंबल आप लिखोगे, दिस इज, कुछ ऐसा लिखोगे, चाय, ठीक है, ई इसलिए लगाया कि ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है, आगे आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी पढ़ोगे, इसलिए मैं इसको यहाँ चाई ई लगाया, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं, इसको चाई, CHIE, चाय, इट्स नॉट दैट टी, ये वो चाय नहीं है, ठीक है। तो वैसे मैं समझाऊंगा कि चाय की तरह ही इसको समझना है, ठीक है। तो अब मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली, इसको मैथमेटिकली हम ऐसे समझेंगे, मैथमेटिकली कहेंगे कि जो डायपोल मूवमेंट होता है, पोलराइज होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, ये इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। और हम यहाँ देखते हैं कि ये P बराबर, यहाँ एक नया सिंबल आता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, और साथ में E, ठीक है, इसको हटा के हम ये रखा, और यहाँ एक सिंबल और यूज करते हैं, दिस एप्सिलॉन नॉट। आप बताओगे दिस चाई इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और जिसको हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ओके, यही क्या है, यही इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है। ओके, एंड दिस एप्सिलॉन नॉट, आप ये बताओगे ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और ये किसके लिए यूज किया है, टू मेक इट, इसको यूनिटलेस बनाने के लिए हमने ये सब किया। ओके, तो अब सीधी सी बात है, ये तो इनका अपना एक लॉजिक है कि कोई भी डिग्री या कोई भी एक्सटेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी डिग्री, कोई भी एक्सटेंट तक हम किसी को पोलराइज कर रहे हैं, तो डिग्री एक्सटेंट तो हम यहाँ कोई पैरामीटर यूज नहीं कर रहे हैं कि भाई 2 या 3 4 ऐसा कुछ हम समझेंगे इसको कि भाई ये इतने तक पोलराइज हो जाता है, ठीक है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं यूज कर रखी है, ठीक है, एक्सटेंट डिग्री यहाँ कोई इसकी यूनिट नहीं है। तो अब यदि यहाँ पे लिखना चाहोगे दिस चाई इज इक्वल टू P डिवाइड बाय, ठीक है, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एंड दिस E, ठीक है। तो अब इसके बाद में इसकी यूनिट वगैरह देख सकते हो, दिस इज यूनिटलेस, ये कैसी क्वांटिटी है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, यहीं से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बनाता हूँ, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, आप लिख सकते हो, द इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, चाई एंड डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको दोनों चीजें पता चल गई, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और क्या बताया मैंने दूसरा, चाई क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो चलो आप मेरे को बताओ, जब आप किसी स्लैब को, डायरेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन। ओके, और अब देखते हो यहाँ इसके नेगेटिव इस तरफ आ जाते हैं, इसके पॉजिटिव कुछ इस तरफ आ जाते हैं। हम देखते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ जनरेट हो जाती है। ठीक है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज्ड। ओके, या जिसे आप कह सकते हो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप इसे क्या बोल सकते हो भाई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम यहाँ देखते हैं ये जो ई नेट की बात करें तो ई नेट क्या होगा बताओ भाई, ईओ इज अप्लाइड, या कह सकते हो इन एयर में से। देखो ये इस तरफ डायरेक्शन है किसकी, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है और पोलराइज की डायरेक्शन इस तरफ है, तो आप कह सकते हो दिस ई आई, या कह सकते हो ई पोलराइज्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें ये रिलेशन बनाओगे। देखो भाई ध्यान से देखो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये जो इसमें जो डेवलप हो गई वो क्या हो गई है, इसके अगेंस्ट, और वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन वो इसके क्या हो गई है, अगेंस्ट हो गई है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इसकी यूनिट बनाने, इसकी वैल्यू रखेंगे। ओके, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे बताओ भाई, दिस ई पोलराइज की वैल्यू क्या होती है बताओ, व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होता है। तो हम कह सकते हैं ये इसका सिग्मा क्या होगा, दिस सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ ये होता है कि सर आपने डायरेक्ट्रिक स्लैब रखी थी तो वो कम से कम आपने वॉल्यूमेट्रिक तो रखी होगी, ये तो है नहीं कि हम कोई प्लेट ही रख रहे हैं। ये स्लैब है, स्लैब के बीच में जो आप डायरेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हो तो उसका अपना कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई इसका क्या होगा, एक वॉल्यूम होगा। तो आपने इसकी सिग्मा क्यों यूज की बताओ, मैंने किसी प्लेट के बीच में ऐसे रखा है, कोई डायरेक्ट्रिक स्लैब रखी है, तो डायरेक्ट्रिक स्लैब ऐसी तो है नहीं कि बिल्कुल प्लेट होगी, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम तो होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट। मैंने यहाँ सिग्मा इसलिए यूज किया क्योंकि आप देखते हो ये जो चार्ज है, ये चार्ज कहाँ चला जाता है, इसके सरफेस पे चला जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ले रहा हूँ, ना कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी ले रहा हूँ, उसकी क्या ले रहा हूँ मैं, सिग्मा चार्ज डेंसिटी। तो इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स जो होता है फॉर्मूला उसका क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो इंड्यूस्ड है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड है वो किसकी वजह से है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू, यहाँ पोलराइज हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अप्लाइड की वजह से पोलराइज हुई, वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो चलो अब आप यहाँ ई नेट यूज किया, ई नेट के बाद अब आप यहाँ क्या यूज करोगे बताओ। अभी अभी आपको बताया था पी की जगह क्या रख सकते हो, वेयर्स पी की जगह रखते हो आप, ये सब रख सकते हो। तो यही वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या लिखोगे बताओ, ई नॉट माइनस बोलो चाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या लिखोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा बताओ भाई, दिस इज, ठीक है, ई नेट, या कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम की बात करें। ठीक है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी। ठीक है, तो चलो अब हम ये बताते हैं क्या होगा बताओ भाई, ये ई नॉट ये क्या हो जाएगा बोलो, माइनस चाई, और साथ में क्या लिखोगे आप, ई, एंड दिस इज ई। अब हम इसमें लिखा जा सकता है भाई बताओ, हाँ इसको इधर रखो, इसको इधर लेके आते हो तो ई प्लस चाई ई एंड ई। आप इस चीज को यहाँ भी कर सकते हो, ई नोट को इधर के इधर रखा और इधर क्या ले आओगे आप, ई प्लस चाई ई कैपिटल, इसको यहीं के रखा है, इसको इधर उठा लाए, फिर बाद में हमने इसको ऐसे ऐसे रख दिया। ठीक है, ओके, यहाँ आप क्या कॉमन ले सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लस चाई ई, और ई को इधर डिवाइड पे लेके आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट डिवाइड बाई ई 1 प्लस चाई। सो व्हाट इज दिस, ये क्या बन गया बताओ भाई, व्हाट इज दिस, आपने पढ़ा है कि नहीं, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या हो गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया है, और ये किसके बराबर हो गया बताओ, दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया है, और इसको आप क्या लिखोगे बताओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया है, और ये लिखोगे के कापा इक्वल टू 1 प्लस चाई। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कुछ याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, कप चाय, ठीक है, कप्पा कप 1, एक चाय कप, मतलब आप इसको थोड़ा सा सही से याद रखना चाहो तो क्या लिखोगे ऐसे, और क्या लिखोगे
एक चाय कप, या एक कप चाय होता है बताओ, एक कप चाय होता है, एक कप चाय, एक चाय कप, बोलो क्या होता है? याद रखने के लिए बोल रहा है, ठीक है, एक चाय कप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को एक के साथ जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाता है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये बात आपको समझना है। अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, इसी डायलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है, क्या असर पड़ता है। वैसे मैंने आपको याद हो तो बातों बातों में बता भी दिया था पहले टॉपिक्स के अंदर कि जब आप कैपेसिटेंस के केस के अंदर जब आप प्लेट्स के बीच में किसी मीडियम को रखते हो तो उस मीडियम को रखने की वजह से मैंने आपको बताया था कि उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है। टेल मी, उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है? उसकी कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ जाती है। और वो कितने टाइम्स बढ़ती है मैंने आपको बताया था, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय k टाइम्स। ओके, तो चलो अब हम यह साबित करते हैं कैसे। और वैसे बता भी दिया था मैंने, सीधी सी बात थी। बताओ क्या बताया था भाई? कैपेसिटेंस क्या फॉर्मूला पढ़ा था? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये बताया था। अब एप्सिलॉन नॉट ना होने के बजाय यदि यहाँ कोई मीडियम हो दैट इज एप्सिलॉन नॉट A और ये D हो जाएगा, बताया था। चलो ये कैपेसिटेंस इन एनी मीडियम की बात करें तो अब व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन क्या लिख सकते हो? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है कि नहीं भाई? एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो यही वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी बताओ? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट और A डिवाइडेड बाय D। तो व्हाट इज दिस? कैपेसिटेंस इन A है और बाय Q, और ये क्या हो जाएगा? Cm। तो यही क्या हो जाएगा? Cm इक्वल टू K टाइम्स द। तो इसकी कैपेसिटेंस किसी भी मीडियम में रखने की वजह से इसकी कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ जाती है? K टाइम्स बढ़ जाती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ओके, अब यहाँ ये तो तब की बात थी जब हम इसके अंदर जो स्लैब रख रहे हैं या जो भी प्लेट्स के बीच में जो मीडियम रख रहे हैं वो पूरा पूरा भर दिया। तब की बात है कि हमने एयर को हटाया और एयर को हटा के टोटली हमने क्या फिट कर दिया? दूसरा कोई मीडियम फिट कर दिया। तो ये तब की बात है। माना कि अब हम पूरा पूरा फिट ना करें और कुछ इस तरह से करें कि जैसे ये कोई पॉजिटिव नेगेटिव कैपेसिटर की प्लेट है। ओके, ये कोई कैपेसिटर की प्लेट है, इसको हम चार्ज दे रहे हैं Q, इधर से हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं और इसके बीच में हम क्या रख देते हैं? एक डायलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं। ओके, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K। आप देखते हो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है। ओके, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? टेल मी। इधर नेगेटिव 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 कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो अब मेरे को बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? देखा जाए तो ये मीडियम रखने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई? ये ओरिजिनल या एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, में से इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज्ड। आपको ये बात समझ में आएगी, इससे पहले बता दी थी कि भाई दिस इज अप्लाइड या एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीडियम रखने की वजह से पोलराइज्ड हो गई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इसमें से घटा देंगे, इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। चलो अब हम बात करते हैं कि इस डायलेक्ट्रिक स्लैब के रखने से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक भी क्या है, क्या बताया मैंने? कैपेसिटेंस कब? जब डायलेक्ट्रिक स्लैब रखते हो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, उसकी वजह से इसकी कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा। ओके, ठीक है, इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑन प्लेसिंग डायलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें कुछ फॉर्मुलाटीज कर सकते हो क्या? फॉर एग्जांपल आप इसमें क्या बताओगे? शुरुआत से क्या करोगे? हियर वी आर गिवन, हमें क्या दिया गया है? एक प्लेट दी गई है जिसका प्लेट का चार्ज कितना है? चार्ज क्या है? Q है। ठीक है, और फॉर्मुलाटीज के अंदर बता दोगे हैविंग सरफेस व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा क्या है इसकी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये इसकी सिग्मा क्या है? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सच दैट सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय A, देन Q इज इक्वल टू सिग्मा A। ये बातें आप फॉर्मुलाटीज के तौर पर कर सकते हो। ठीक है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? Q अपॉन A। तो ये कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसका पहले ही कुछ फॉर्मुलाटीज के तौर पर कर देते हैं। अब मैंने बोला कि निकालना क्या है? इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हमें पता है, हमें क्या पता है? C इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V। मैंने आपको बताया था
Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये वाला रिलेशन निकल के आया था कि नहीं यहाँ, तो वहां से C निकल के आया था, कुछ याद हो तो Q इज इक्वल टू CV एंड C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। देखो मैं आपको पुरानी बातें भी वही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे पुरानी वीडियो नहीं देख पाते हैं, इसलिए ताकि उन्हें पता तो चले। पहली बार यदि ये वीडियो देख रहे हो, इससे पहले वाले ना देखे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप पहले वाले वीडियो देख सकते हो। ओके ना, अब आपको C चाहिए, C चाहिए, इसके लिए आपको क्या चाहिए, Q चाहिए, और आपको पोटेंशियल चाहिए। ये सब निकाल दो, आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। अब यहाँ Q तो मैंने बता रखा है कि कितना है, चार्ज Q सप्लाई किया है। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। ओके, तो पोटेंशियल ड्रॉप इज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड दिस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक तो इस एयर या वैक्यूम या जो पहले ये नहीं रखा था, एक तो वहां डिवाइड हो गया है, ओके, और कुछ कहाँ हो गया, इसकी प्लेट में। ओके, तो यहाँ एक चीज और बात जरूर लिखनी थी, इसकी फॉर्मेलिटीज के अंदर पहले मैंने क्या बताया, Q चार्ज, फिर मैंने बताया सिग्मा। इसके अंदर एक चीज और बतानी थी, क्या, अरे आपने जो क्या रखी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है, आप उसके बारे में तो बताओ। आप यहाँ क्या बताओगे, एक चीज और ऐड क्या करोगे, एंड V यहाँ बता सकते हो, यहाँ कर सकते हो आप स्टार्ट। ये सब लिखने के बाद ये तो आपने बता दिया था, E नेट यहाँ क्या आ गया था, बताओ भाई, E माइनस E पोलराइज्ड, ये बता दिया था। एज वी इंसर्ट, जैसा कि हम इसके अंदर क्या इंसर्ट करते हैं, क्या इंसर्ट करते हैं भाई, एक इंसर्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो आपने रखी, इसके बारे में बता दो, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। ओके, और आप ये और बता दो कि इसकी थिकनेस कितनी है। आप बताओगे यहां से यहां तक इसकी थिकनेस कितनी है, T। और चलो ये बात तो हमने नोट कर ली, आप इसको हटा सकते हो। और ये इन दोनों के बीच में गैप कितना है, प्लेट्स के बीच में गैप कितना यूज करते हैं, D। और इस प्लेट की जो थिकनेस यूज की है, फॉर एग्जाम्पल ये कितनी मोटाई है इसकी, ये हम इसके बीच में रखते हैं, तो ये क्या है, इसकी यहां से यहां तक इसकी थिकनेस T। और अब हमने दो प्लेट्स के बीच में तो रख दिया है, दो प्लेट्स के बीच में रख दिया है, लेकिन दो प्लेट्स को मैं बिल्कुल फुल्ली नहीं रखा हमने, इसके बीच में कुछ स्पेस है, गैप है। तो ये जो थिकनेस है ये तो T होगी, बची हुई थिकनेस कितनी हो जाएगी, बची हुई थिकनेस ही कह सकते हो, बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, एक तो T है वो स्लैब की है, बची हुई डिस्टेंस ये हो जाएगी, वो कौन कौन सी होगी, एक तो ये और एक ये, जो दोनों तरफ स्पेस है, और वो कितनी हो जाएगी बताओ भाई, दैट विल बी D माइनस T। समझ में बात आई कि नहीं, बात समझ में भाई। दो प्लेट के बीच में आप कुछ ऐसे रख रहे हो, इन दो प्लेट्स के बीच में आप ऐसा कुछ रख रहे हो, ऐसे इन दो प्लेट्स के बीच में कुछ ऐसे रख रहे हो, सपोज दीज आर द टू प्लेट्स, ये दो प्लेट्स हैं, इन दोनों बीच में रख रहे हो, तो कुछ तो इसके T आ गई है, और बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ, बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बची हुई डिस्टेंस इसके अंदर D माइनस T। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप दो जगह होगा, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप दो डिस्टेंसेस पे होगा। और आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपको याद हो तो, क्या, दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू, बताओ क्या पढ़ा था, E इंटू डी। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, अरे पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था कि नहीं, वोल्टेज डिवाइड बाय डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बताया था मैंने। तो यही V क्या हो जाएगा, E इंटू डी। ओके, तो यहाँ जो डिस्टेंस है भाई, यहाँ मैंने डिस्टेंस लिया, कोई भी गैप हो, कोई भी लेंथ हो, यहाँ गैप जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, यहाँ दो जगह पोटेंशियल ड्रॉप हुई है। एक तो पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ हुई है, इसकी थिकनेस के अंदर, और एक पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ हुई है, इसकी बची हुई गैप के अंदर। ओके, तो यहाँ पोटेंशियल आप बताओगे किस किस की वजह से होगा, आप बताओगे पोटेंशियल ड्यू टू स्लैब, और आप क्या बताओगे, पोटेंशियल ड्यू टू इसके अंदर क्या है, एयर। ठीक है, ओके, तो स्लैब के ऊपर पोटेंशियल, स्लैब के पोटेंशियल के अंदर बताओगे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे, और वो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ भाई, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, आप इसे क्या नाम दोगे, मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड E, सिंपल E यूज करोगे, मीडियम के लिए यूज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली E यूज करेंगे। और यहाँ थिकनेस क्या है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्रॉप हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो यूज करोगे वो कितने डिस्टेंस के अंदर, D माइनस T। तो आप बताओगे ये मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ड्रॉप हुई है एट D माइनस T, इन D माइनस T डिस्टेंस के अंदर।
क्या ये बात सही है? सुने जा रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, बोलो भी। अरे एटी डिस्टेंस होगी, इस स्लैब की थिकनेस टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ई, मीडियम के अंदर, तो ए इंटू टी होगा ना कि टी माइनस टी होगा। डी माइनस टी किस में होगा? आप यहाँ ये बताओगे ई नोट। आप तो ई नोट कह सकते हो ना। ई नोट क्या है? ये एयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट और डी माइनस टी, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हुई है, देखो मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, ये कोई स्लैब है और इस स्लैब की थिकनेस क्या है? यहां से यहां तक, बोलो, इसकी स्लैब की थिकनेस यहां से यहां तक कितनी है? टी। और यहां से यहां तक पूरा गैप कितना है? डी। बीच में क्या रख दिया आपने? एक डायरेक्ट्रिक स्लैब रख दी। तो सीधी सी बात है, कुछ पोटेंशियल इसमें तो कुछ पोटेंशियल बचा है पोर्शन में। इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो वो क्या बताओगे? ई मीडियम मल्टीप्लाई बाई थिकनेस टी। टी तो पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा? बताओ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डी माइनस टी। भाई बचा हुआ गैप क्या बच गया? ये टी हो गया, तो ये बचा हुआ गैप कितना हो जाएगा? डी माइनस टी। तो ये इसमें ऐसे हो जाएगा। तो चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे बताओ? सीधी सी वैल्यू रखते जाओ आप। चलो इसमें क्या करेंगे बोलो? ओके, थिकनेस टी और यहाँ ये। तो अब हम यहाँ करेंगे, इसमें यूज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जगह वैल्यू रख सकते हैं। अरे ई को लिख सकते हैं के टाइम्स, ओके होल्ड ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो, ये तो एप्सिलॉन नॉट की बात बोली है। और आपको पढ़ा है कि नहीं? ई नॉट डिवाइड बाई ई इक्वल टू क्या पढ़ा था? डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर हियर परमिटिविटी। ओके, तो यहाँ आप ई को क्या लिख सकते हो? बताओ भाई, ई को क्या लिख सकते हो? दिस ई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई के। तो अब इसकी जगह कह सकते हो आप, इस ई की जगह बोलो ई नॉट डिवाइड बाई के मल्टीप्लाई बाई थिकनेस टी, और ये ई नोट ऐसे कैसे रखोगे? डी माइनस टी। ओके, तो अब इस ये हम क्या निकाल रहे हैं? पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हैं। और यही पोटेंशियल ड्रॉप अब क्या हो जाएगी? देखो अब इसके बाद यही पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगी? बताओ भाई, यही पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगी? टेल मी। ये पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी, अब ई नोट कॉमन ले सकते हो। ई नोट कॉमन लेने के बाद क्या बचा? टी बाई के। आगे बताओ, डी माइनस टी, ये सब बचेगा, है कि नहीं? और आपको पता है व्हाट इज ई नोट? ठीक है, ई नोट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में? प्लेट्स के बीच में। और ये मैंने आपको बताया था, याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, ऐसे थ्री डॉट बताओगे और ई नोट को क्या बताएगा? बताओगे आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? मैंने इसलिए बताया था, बेसिक बहुत जरूरी होता है। और ये सब मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ गास लॉ के अंदर। तो ये चीज आप देख सकते हो वापस वीडियो के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ गास लॉ। तो उसमें मैंने बताया था कि प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो भी अपोजिट चार्ज होती हैं प्लेट्स, उसके बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बताया था आपको। और चलो अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे बोलो? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड टी। ठीक है, इसको आप ले सकते हो डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको पीछे थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए। एंड दिस पोटेंशियल ड्रॉप, और ये पोटेंशियल ड्रॉप सिग्मा किसके बराबर होता है? मैंने अभी भी बताया, क्यू बाई ए। क्यू बाई होता है, तो यहाँ सिग्मा को क्या लिख सकते हो? क्यू बाई ए एंड दिस इज इक्वल टू डी। इसमें टी कॉमन लेने पे क्या बचेगा? टी कॉमन लो तो 1 माइनस 1 बाई के, और आपके पास ये फॉर्म बन जाती है। दिस इज पोटेंशियल। और आपको अब क्या चाहिए? टेल मी द कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, Q डिवाइड बाई V। तो आपको पोटेंशियल मिल गई कि नहीं? Q आपको पहले बताया, Q हमने इसको चार्ज दिया है, तो ओके, Q डिवाइड बाय Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, मैंने सिग्मा की जगह वैल्यू रखी Q बाई एप्सिलॉन नॉट पहले से यहाँ। D माइनस T 1 माइनस 1 बाई K। तो यहाँ Q से Q कैंसिल, और अब क्या हो जाएगा? ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और ये आपको क्या मिल जाएगी? प्रॉपर फॉर्म कुछ ऐसे मिल जाएगी, और ये हो जाएगा, बताओ भाई, D
ठीक है, और T 1 माइनस 1/k। ओके, समझ में आया? तो अब हम यहाँ देखते हैं इसके अंदर कि कैपेसिटेंस इसकी कितने टाइम्स हो जाती है, कैसे होती है, वो देखते हैं इसके अंदर। ओके, तो बताओ अब इसके अंदर क्या देखते हो आप, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो टी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें जी, तो डी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, डी ऊपर करो डी नीचे करो। तो जो आप डी नीचे कर रहे हो ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। डी अप्लाई कर रहे हो तो ये क्या बन जाएगी, व्हाट इज दिस भाई, आप इसको जब लिखोगे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये D इधर एक D इधर, ऊपर नीचे कर दिया। ऐसा क्यों बनाना चाह रहा हूं, कुछ याद आ रहा है, याद आ गया तो अच्छी बात है। D माइनस T 1 माइनस 1/k, सो ये इसकी प्रॉपर फॉर्म ये बन गई है। तो आप कह सकते हो ये कैपेसिटेंस, व्हाट इज दिस, C नॉट, और ये कैपेसिटेंस D माइनस T 1 माइनस k टाइम्स हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आप इसको सीधा ये लिख सकते हो माइनस टी प्लस T/k, ठीक है। ये प्लस और टी साइन आपको एक जैसे ना लगे, इसलिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो। तो इसकी कैपेसिटेंस इसके इतने टाइम्स हो जाती है। इज इट क्लियर टू यू? तो आप कहोगे सर क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में रखने से इसकी कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ा, घटा या बढ़ा? चलो बताएं। हम यहाँ देखते हैं कि भाई सीधी सी बात है, माना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना होता, क्या बोला मैंने, माना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना होता, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना होती, तो ये वाला फार्मूला केवल क्या हो जाता, बताओ भाई, ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाता, ये सारा नहीं होता, ये सब जीरो होता, d/d, ध्यान से देखो मैं जो बता रहा हूं, d/d 1, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती, उतनी कुछ नहीं हो जाती जो उसकी एयर में है, भाई वही तो आता है, कैपेसिटेंस एयर में हो जाती जो C नोट होती। ओके, अब हम बात कर रहे हैं, माना कि अब हम इसके अंदर d/d, तो रेशो क्या आएगा 1, लेकिन d में से कुछ वैल्यू घट गई है, ठीक है, d में से कुछ वैल्यू घट गई है, देखो ये देखो, d में से कुछ वैल्यू घट गई है, तो जब इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, d में से कुछ वैल्यू घट रही है, इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो मेरे को बताओ इसकी कैपेसिटेंस घटेगी या बढ़ेगी? डिनोमिनेटर जितना छोटा उतना ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने की वजह से इसकी कैपेसिटेंस हमेशा C बढ़ जाएगी, हमेशा किससे होगी, C नोट से हमेशा C की वैल्यू क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। आप इससे ये कंपैरिजन बता सकते हो। चलो, आपको कुछ थोड़ा सा पजल्ड सा लग रहा है, माना कि इसको पूरा को पूरा इसमें फिट कर दो तो क्या होगा, पूरा को पूरा फिट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, स्नैपशॉट ले सकते हो। हो गया, स्नैपशॉट ले लिया आपने, क्लिक कर दिया है, ठीक है, क्यों। और उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कि यदि इस t की वैल्यू d के बराबर हो जाए, कि भाई जो इसकी थिकनेस है ना, पूरी की पूरी स्लैब इसकी डिस्टेंस के बीच में सेट कर दें, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ भाई, d माइनस टी। देखो हमने अभी एक्सप्रेशन क्या निकाला था, दिस इज इक्वल टू, बोलो, d माइनस टी प्लस T/k, एंड साथ में क्या था, C नॉट। समझ में आई कि नहीं बात, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन d था, तो चलो t और d की वैल्यू बराबर होगी, क्या हो जाएगा, t के जगह क्या रख देंगे, d, तो d माइनस d 0, खत्म करो। इस t की जगह क्या रख देंगे, d, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 0, तो ये आप बताओगे d बाय क्या हो जाएगा, बताओगे d/d, एंड क्या हो जाएगा इसके अंदर, बताओ भाई, एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरा पूरा फिट कर देंगे तो ये हो जाएगा, बताओ भाई क्या होगा, टेल मी, d माइनस d बाई k, ये 0, इस t की जगह रखोगे d/k, और ये क्या हो जाएगा C नोट, तो इस d से d कैंसिल, ये k कहाँ चला जाएगा, C इज इक्वल टू k टाइम्स C नोट। देखो क्या कैपेसिटेंस बढ़े कि नहीं बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। कहने का मतलब ज्यादा अच्छा कब रहेगा, कि जब आप उस स्लैब को पूरा का पूरा किससे फिल कर दो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर दो, तो इसके डाइलेक्ट्रिक
जो वो है वो उसकी इतने टाइम्स हो जाएगी। ओके, ये तो बात करते हैं जब हम क्या रखते हैं, इसके बीच में क्या रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं, तो इसकी कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगी। तो ऑलवेज ऑलवेज आप हमेशा याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। वहां पहले मैंने आपको एक सिंपल ऐसे बताया था, अब मैंने यहाँ किसी थिकनेस टी रखने से इसकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे क्या फर्क पड़ता है, मैंने आपको यहाँ ये बताया। ओके, फिर मैंने शायद आपको याद हो, तो यदि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह इंसुलेटिंग स्लैब रखें तो, सॉरी कंडक्टिंग स्लैब रखें तो क्या होगा, चलो बताओ। यही क्वेश्चन में आप ये बताओ कि भाई इफ प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब रखते हो तो क्या होता है। ठीक है, चलो इसका अब ये करके देखते हैं, कंडक्टिंग स्लैब रखते हो तो क्या होगा। चलो इसको बहुत ही जल्दी आपको कर लोगे, इसका बहुत ही आसान है। चलो कैसे करोगे इसमें जल्दी से बताओ। अरे चलो बिल्कुल वही बात बताओगे, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको शायद निकालने में टाइम नहीं लगेगा। अब इसके बीच में आप क्या रख रहे हो, टेल मी। आप यहाँ क्या रख रहे हो, आप कंडक्टिंग स्लैब रख रहे हो। क्या रख रहे हो, कंडक्टिंग स्लैब रख रहे हो। तो अब इधर नेगेटिव, इधर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो मैंने आपको बताया था कंडक्टिंग के अंदर क्या होता है, इसकी जो पोलराइज्ड होगी विल बी इक्वल टू द अप्लाइड। कुछ याद आ रहा है। और मैंने बताया भी था कि ये कैसी स्लैब है, ये एक कंडक्टिंग स्लैब है। दिस इज कंडक्टिंग स्लैब। और कंडक्टिंग स्लैब होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड करेगा, पोलराइज करेगा, इट विल बी इक्वल टू द अप्लाइड। पूछो क्यों, क्योंकि ये कंडक्टिंग है। इसके एंड्स जल्दी से कहां चले जाएंगे, इसके सरफेस पे चले जाएंगे। तो कहने का मतलब जितना आपने अप्लाई किया उतना ही ये इधर आ जाता है, जितना आपने इधर अप्लाई किया उसके अगेंस्ट इधर नेगेटिव इधर आ जाता है। तो जो अप्लाइड है उसकी इक्वल क्या हो जाएगी, इसकी इंड्यूस्ड। तो कह सकते हो EO इज इक्वल टू E पोलराइज्ड या इंड्यूस्ड। आप ये कह सकते हो। कहने में ये आपस में इक्वल है तो E नेट निकालोगे, E मीडियम निकालोगे तो EO माइनस E पोलराइज्ड। तो ये दोनों आपस में इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या आ जाएगी, जीरो। ये तो बहुत ही जल्दी आप इसका एक्सप्रेशन कर लोगे। वही फॉर्मेलिटीज करनी है क्या, सपोज वी आर गिवन ए प्लेट, प्लेट दे रखी है, चार्ज जिसमें क्या है, Q है, और जिसका प्लेट्स का एरिया क्या है। ये फॉर्मेलिटीज आप करना सीख जाओ, जब भी कभी आप कोई डेरिवेशन करते हो ये फॉर्मेलिटी जरूर लिखो। बैकग्राउंड करने से आपको थोड़ा सा जो याद ना हो वो याद आ जाता है, बहुत अच्छे से लिख पाओगे आप इसको। उसके बाद वी इंसर्टेड एक कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस T। ओके, और ठीक है ये सब आप बता दोगे। उसके बाद आप क्या बताओगे इसके अंदर, बताओ। चलो यहाँ वही बात बताओगे, क्या पोटेंशियल ड्रॉप किस किस के अंदर हो गया, यहाँ बताओ। एक तो पोटेंशियल कहाँ होगा, एयर में। एक पोटेंशियल क्या होगा, इसकी थिकनेस T के अंदर। तो ये वाला जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, बताओ भाई। एक तो हो जाएगा D माइनस टी वाला, D माइनस टी वाला होगा। और एक पोटेंशियल क्या होगा, इसकी थिकनेस T के अंदर होगा। तो D माइनस टी वाला क्या हो जाएगा, बताओ भाई। ये तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड D माइनस टी। समझ में आई बात। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है D माइनस टी डिस्टेंस में। भाई ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, D। ये थिकनेस कितनी है, T। तो बचा हुआ एक जगह कितनी होगी, D माइनस टी हो गई कि नहीं। ये हो जाएगा E नॉट D माइनस टी प्लस थिकनेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम मल्टीप्लाई बाय T। आप ये बताओगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। ओके, ये वाली क्या हो जाएगी, बताओ भाई। E नॉट D माइनस टी। तो ये वाला तो क्या हो गया, हटा दो इसको, जीरो। और E नॉट क्या होता है, बताओ। E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, बोलो, एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस सिग्मा इज इक्वल टू, दिस सिग्मा इज इक्वल टू, बोलो, Q बाय, दिस सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A। तो ये वाला जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोलो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट एंड D माइनस टी। ओके, तो ये पोटेंशियल इतना समझ में आ गया भाई। बिल्कुल सेम है। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, जीरो हो गई है। इसलिए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, हटा देंगे। और फिर दोबारा C निकालेंगे, Q डिवाइड बाई V। Q की वैल्यू Q है, यहाँ V की वैल्यू क्या आएगी, Q A एप्सिलॉन नॉट एंड D माइनस T। ओके, तो बताओ भाई, इस Q से Q कट गया, आपके पास क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A, ओके, एंड D माइनस T। इतना समझ में आया। तो चलो इतना होने के बाद फिर दोबारा वही काम करते हैं। D को मल्टीप्लाई करो, D से डिवाइड करो,
तो ये वाला डी आपको समझ में आ गया क्या बन गया है, पढ़ दिस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये तो इसके साथ सेट कर दिया, और ये डी डिवाइड बाय डी माइनस टी इसके साथ सेट कर दिया। तो व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या होता है, ये कैपेसिटेंस इन मीडियम, ये कैपेसिटेंस सी नोट कर दो, मैं इसको पीछे रख दिया, डी डिवाइड बाय डी माइनस टी को मैंने पहले रख दिया, समझ में है। तो आप बताओ कि इसके अंदर इसकी जो कैपेसिटेंस है वो इसके इतने टाइम्स हो जाएगी, तो बताओ इन दोनों में बड़ा कौन सा है, डिनोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर बड़ा है, सीधी सी बात है, डी में से कुछ घट रहा है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया है, छोटा हो गया है, डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, तो सीधी सी बात है पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए कैपेसिटेंस आप यहाँ भी यही कहोगे, यहाँ भी आप ये कहोगे C इज ऑलवेज ग्रेटर देन C नॉट, से मतलब यह है कि कैपेसिटेंस इन एयर इज ऑलवेज इंक्रीज ड्यू टू इंसर्टिंग आइदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब, दोनों रखने पे इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। इसमें इतने टाइम्स बढ़ती है, कितने, D डिवाइड बाय D माइनस T टाइम्स बढ़ जाती है, और उसमें मैंने आपको बताया था उसका अलग एक्सप्रेशन बन के आया था। चलो हो गया, फिर इसमें एक केस निकाले, उसमें स्पेशल केस क्या निकाला था, टी और डी की वैल्यू बराबर, उससे मतलब यहाँ ये है कि इसको पूरा का पूरा फिल कर दें इंसर्ट करके पूरा का पूरा इसकी स्लैब के अंदर, तो उसमें अलग एक्सप्रेशन बन के आया था। चलो यहाँ हम एक करें स्पेशल केस के अंदर, इफ टी इक्वल टू डी करो, बताओ क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, डी में से डी घटाओ क्या होगी वैल्यू, 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0, बताओ फिर क्या हो जाएगी, ये कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डी डिवाइड बाय डी माइनस टी, और ये सी नोट, तो डी माइनस टी क्या हो जाएगा 0, तो सी नोट डिवाइड बाय 0, व्हाट इज दिस, व्हाट इज 1/0, तो आप कह दोगे यहाँ कैपेसिटेंस इसकी इनफाइनाइट टाइम्स हो जाती है, किसके, सी नोट के। कमाल की बात है, तो क्या आप इसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब ना रख दो, कैपेसिटेंस बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्या करें, हम इसमें कंडक्टिंग स्लैब रख दें कि कैपेसिटेंस इतने टाइम्स बढ़ गई, भाई 1/0 इनफाइनाइट टाइम्स बढ़ गई कैपेसिटेंस, तो आप यहाँ एक बात बताओगे कि ये कैपेसिटेंस जरूर इसकी इतने टाइम्स बढ़ गई हो, लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो सारी के सारी किसी में खर्च हो जाएगी, बताओ। यहाँ आप ये समझोगे कि भाई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इन पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को बिल्कुल की बिल्कुल किससे भर देते हो आप, कंडक्टिंग से भरते हो, तो क्या होगा बताओ, कंडक्टिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, अरे देखो महानुभावों, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कंडक्टिंग स्लैब से मिला देंगे, मींस कंडक्टर से मिला देंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और हमने कैपेसिटेंस क्या पढ़ी थी, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या पढ़ा था कि भाई जितनी हम इसको क्या देते जाएं, एनर्जी देते जाएं, और ये और ज्यादा क्या करता है, स्टोर, तो सीधी सी बात स्टोर तो करेगा, पहले वाले तो खत्म कर दी इसने शॉर्ट सर्किट की वजह से, और एनर्जी स्टोर कर पाएंगे, और कैपेसिटेंस बढ़ेगी कि नहीं, लेकिन ये वाली कैपेसिटेंस यहाँ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उस शॉर्ट सर्किट की वजह से एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, हीट एंड लाइट, जो आपने एनर्जी दी इलेक्ट्रिसिटी वो कहाँ कन्वर्ट हो गई, हीट एंड लाइट, इसका मतलब एनर्जी सारी की सारी किस में खर्च होगी, किस में कंज्यूम होगी, हीट एंड लाइट में, इसका मतलब आप उसके अंदर अभी और ज्यादा क्या दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी। पर ये वाला फायदा है क्या कि जब आपने देखा कंडेंसर के अंदर जो उसका कैपेसिटर है उसके बीच में आपने कुछ कंडक्टिंग स्लैब लगा दी, तो पता चला कि वो ब्लास्ट हो गया, पता चला कि वहां वो शॉर्ट सर्किट हो गया, वो जल गया, तो उसका क्या फायदा होगा। इसलिए आप क्या यूज करोगे, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज करोगे,